हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। जैसे कि हमने पहले भी मेथड्स किए हैं टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड किया था, उसके बाद हमने किया एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड का फर्स्ट पार्ट हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड पार्ट किया एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट पार्ट है एल्जेब्राइक मेथड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो मेथड हम सेम अपना क्वेश्चंस में ही सीखेंगे कि किस तरह से मेथड अप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सरसाइज 3.5 का। Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solutions? हमें बताना है कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसके लिए नो सॉल्यूशन है और किसके लिए इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज 3.2 में ये पार्ट किया हुआ है, हमें रेशोज़ लेनी होती हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। रेशोज़ को कंपेयर करके हम बताते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो ये पार्ट हम उसी जैसे हमने 3.2 में किया है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे कहा गया है इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है किसी केस में, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करना है। नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, हमने बिल्कुल 3.2 एक्सरसाइज के जैसे कंपेयर किया इक्वेशंस को। कंपेयर करके A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 रिस्पेक्टिवली। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके A1 B1 C1, A2 B2 C2 फाइंड आउट किए और ये रेशोज़ निकालनी है हमने। रेशोज़ में 2 रेशोज़ इक्वल हैं, थर्ड इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है 5 और 8 जो हैं वो इक्वल टू में हैं, लेकिन जब हम अपनी जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो जो C होता है वो भी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पर ही होता है। तो हम इन 5 और 8 को भी इस तरफ लेकर आएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर और इक्वल टू में 0 ही रखेंगे। तो इन्हें भी कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पर हमारी रेशोज़ जो हैं वो कोई भी रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से होता है, हमें यहाँ पर लिखना होता है x y 1। 4 कॉलम्स बनते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इस तरह से 4 कॉलम्स बन जाते हैं। ये लाइंस नहीं लगानी है, सिर्फ समझने के लिए है। और यहाँ पर हमें A1 B1 C1, A2 B2 C2 की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। वो कैसे पुट करनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 3 1 2। चाहे आप लोग 2 3 1 2 से याद रखो या फिर B C A B, इससे याद रखो। अब ये कैसे लगेगा हमारे पास, सबसे पहले क्या है B, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में B1 B2, फिर है C तो C1 C2, उसके बाद है A1 A2, फिर है B B1 B2। इस तरह से वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो ये हमने पहले से ही निकाली हुई हैं, इन्हें यहाँ पर हम रखेंगे B1 B2 1 2 C1 C2 -5
-8, A1 A2 2 3, फिर से B1 B2, तो 1 और यहाँ पर 2। ये जो हमने किया है 2 3 1 2, इसमें भी ये ऐसे ही चलता है, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट और सेकंड कोफिशिएंट। जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन है, तो यहाँ क्या होता है 1, x के लिए 1, फिर y के लिए 2 और कांस्टेंट टर्म 3, तो 2 3 1 2 हमें वहाँ पर पुट करना होता है। सबसे पहले b की वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर c, a और फिर से b। सेकंड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फिर से सेकंड। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, x के दोनों साइड की टर्म्स है, तो x लिखकर x के अपोन में लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -8, कितना हो जाएगा -8। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नीचे की साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऊपर की साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का साइन यहाँ पर लगाना है। 2 5 जा 10, माइनस भी है तो ये आ जाएगा -10 इज़ इक्वल्स टू, अब y लेंगे और y के दोनों साइड वाली टर्म्स लेंगे, तो 5 3 जा 15, नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -15। अब ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस का साइन आएगा यहाँ पर और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और माइनस का साइन है तो -16 इज़ इक्वल्स टू 1 लेंगे और 1 के दोनों साइड वाली टर्म्स लेंगे, तो 2 2 जा 4, प्लस 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 ही रहेगा। ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करते हुए पहले माइनस का साइन लगाते हैं, 3 1 जा 3। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाकर ऊपर की साइड मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू y -15 माइनस माइनस प्लस 16 इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 - 3 करेंगे, यह आ जाएगा 1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x अपॉन 2 y अपॉन 1 इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब एक बार ये जो 1 है x के साथ लेंगे और एक बार y के साथ लेंगे, तो x अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 1 से हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 2, और जब हम ले रहे हैं y अपॉन 1 इज़ इक्वल्स टू 1, तो 1 1 जा 1, y हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x इज़ इक्वल्स टू 2, y इज़ इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेन इन क्वेश्चंस में जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इक्वल टू में यहाँ पर 0 ही होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल टू में 5 और 8 दिए गए हैं, तो उन्हें भी हम लेफ़्ट साइड में लाकर इक्वल टू में 0 करेंगे, यहाँ पर भी। इसके बाद ये थर्ड पार्ट है, सेम उसी तरह से रेशोज़ कंपेयर किए हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गया, तो ये पार्ट भी यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा, इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। फोर्थ पार्ट में भी हमने सबसे पहले रेशोज़ कंपेयर की। रेशोज़ कंपेयर करने पर ये हमारे पास आया, तीनों रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे भी सॉल्व कर लेंगे, x y 1, b की वैल्यूज़, फिर c, फिर a, फिर से b, या फिर 2 3 1 2। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। b की वैल्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, वो कितनी है, -3 -3। तो सबसे पहले आएगा -3 -3,
फिर थर्ड के पास जाएंगे, -7 -15, फिर 1, कैसे कर रहे हैं हम ये, 2 3 1 2, सबसे पहले सेकंड वैल्यू पुट की, फिर थर्ड वैल्यू, सेकंड थर्ड के बाद अब क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1 3, ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर से सेकंड वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल्स टू y अपॉन प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, माइनस का साइन लगाकर प्लस प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15, तो ये आ गया -15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, -3, माइनस का साइन लगाकर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। एरोज़ जो हैं यहाँ नहीं मिलने चाहिए, हमें थोड़ा दूर ही रखने हैं डिजिट से, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9, x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। एक एक बार 1 अपॉन 6 को एक बार x के साथ लेंगे, एक बार y के साथ लेंगे, तो x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, और यहाँ आ जाएगा y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, x 4 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6, 6 1 जा 6, y इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, a और b की किस वैल्यू के लिए डज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, a और b की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होंगी कि इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएं। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, और इक्वेशन में जो हम कंपेयर कर रहे हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए, यानी 7 भी लेफ़्ट साइड में आएगा, और ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म जो है ये भी लेफ़्ट साइड में आएगी। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू में 7 है, इधर आकर -7 बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन दी गई है 2k - 1x प्लस k - 1y इज इक्वल्स टू, सॉरी गलत होगी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है इसकी a - bx प्लस a प्लस by माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये पूरी की पूरी टर्म जो इधर इस साइड थी राइट में, हम इसे लेफ़्ट में ले आए हैं और ब्रैकेट लगाकर पूरी टर्म का जो है हमने साइन नेगेटिव कर दिया है। अब कंपेयर कर लेते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होने चाहिए,
तो हम कंपेयर करके पहले A1 B1 और C1 की वैल्यूज़ ले लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equals to 0 रिस्पेक्टिवली। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, तो हमारे पास A1 B1 और C1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी A1 B1 C1 2 3 -7। A2 B2 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी A2 B2 C2। x y के साथ में है तो x के साथ में है a माइनस b, ये A2 है। y के साथ में है a प्लस b, ये B2 है। और ये पूरी कांस्टेंट टर्म है तो -3a प्लस b माइनस 2। इसे हम टर्म को इस तरह से खोलकर भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब हमें दिया गया है कि इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं। इसके ये सॉल्यूशन है, यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस it is given that the pair of linear equation, since it is given that the pair of linear equations has infinite many solutions, ये हमें दिया गया है कि इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अगर ऐसे सॉल्यूशन हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/B2 इज़ इक्वल्स टू C1/C2। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि फ़र्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ले रहे हैं और सेकंड टर्म को लास्ट टर्म के साथ ले रहे हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे और एक बार टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म को लेंगे। इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ले रहे हैं, फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ले रहे हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो बीच में इक्वल टू का ही साइन आएगा और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3a माइनस b प्लस 2 और -7 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस में आ जाएगा 2b 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। ऐसे ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सारी टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। -6 से -2b प्लस 4 प्लस 7a माइनस 7b इज़ इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा -9b प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0।
ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इधर भी सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, ये बन जाएगा 3 माइनस 3a माइनस b प्लस 2, 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -7a प्लस b, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 3b 3 2 जा 6 माइनस 7a माइनस 7b। सॉल्व करेंगे इसे, एक ही साइड ले आएंगे सारी टर्म्स को, ये बन जाएगी -9a, इधर आकर ये प्लस हो जाए, सॉरी पहले यही टर्म लिख लेते हैं जो दी गई है, -3b प्लस 6, ये इधर आकर प्लस 7a और इधर आकर प्लस 7b इज़ इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2a, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 4b प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे पर्टिकुलर कोई मेथड का नाम जो है मेंशन नहीं किया गया है हमारे पास, तो हमने जितने भी मेथड किए हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड को यूज़ करके हम ये वैल्यूज़ सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगा लेते हैं, x a b 1, क्योंकि इक्वेशन जो है वो a और b में है, तो 2 से हमें स्टार्ट करना होता है। 2 पे क्या दिया गया है, -9, और इधर 2 पर है 4, तो -9 और 4 लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद 3, 4 और 6 दिया गया है, फिर 1, 1 और -2 है, और फिर से 2, तो -9 और 4 है हमारे पास। सॉल्व कर लेंगे इसे, a अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाकर 4 4 जा 16, b प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, माइनस का साइन लगाकर 6 1 जा 6। ध्यान रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूले का माइनस यहाँ ज़रूर आएगा। 1 4 जा 4 माइनस 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 प्लस 9 2 जा 18, तो ये हमारे पास बन जाएगा, दोनों माइनस की टर्म्स हैं, इन्हें प्लस करेंगे दोनों माइनस की टर्म्स को, ये हमारे पास आ जाएंगे 70 -14। जब भी दोनों माइनस की टर्म्स होती हैं तो उन्हें प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -14। तो एक बार a के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म, और एक बार सेकेंड टर्म के साथ लास्ट टर्म। a बन जाएगा हमारे पास -70 अपॉन -14, 14 5 जा 70, a की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर b के लिए सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b आ जाएगा 1, देयरफॉर a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इन वैल्यूज़ के लिए दिए गए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, for which value of k will the following pair of linear equations have no solutions? किन वैल्यूज़ के लिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो इसके लिए भी हम कंडीशन ही अप्लाई करेंगे जो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन दी होती है। इक्वल टू में हमें 0 रखना है, तो 1 हम पहले ही इस साइड ले आएंगे। ये पूरी टर्म आ जाएगी इधर, तो कॉमन माइनस लगा दिया है। कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद नो सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली। a1 b1 c1 की वैल्यूज़ ले लेंगे, क्या आ जाएंगी 3 1 एंड -1। a2 b2 और c2 की वैल्यूज़ ले लेंगे, ये आ जाएगी a1 b1 और c1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे। सिंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से लिख ली हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है कि k की किस वैल्यू के लिए ये सिचुएशन बनेगी। तो हम यहाँ नॉट इक्वल वाला पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ इक्वल वाला पार्ट लेकर चलेंगे जिसमें हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से k हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस थोड़ा कम रह गया यहाँ पर, तो इस तरह से साइन लगा के हम आगे कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ये बन जाएगा 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, 3k, 2k इधर ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 3 उस साइड ले जाएंगे, फिर ये बन जाएगा k इज़ इक्वल्स टू 2 और यही हमारा आंसर है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने जो 4th पार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। -6 आएगा यहाँ पर, हमने पहले 6 लिख दिया था, तो क्योंकि 21 बड़ा है माइनस का है इसलिए यहाँ भी -6 आना है। और जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे माइनस यूज़ करके तो आंसर -1 आएगा इसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ये हम दोनों ही मेथड पहले कर चुके हैं, तो एक बार इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर देना है, फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे।
इसके बाद इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। दोनों में आंसर जो है एक्स वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आती हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दी गई प्रॉब्लम्स में हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। हमें एनी अलजेब्राइक मेथड दिया गया है, तो हम किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 हैं अलजेब्राइक मेथड, तीनों में से किसी भी एक मेथड से हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले इनकी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। जो हॉस्टल चार्जेस हैं उसका एक पार्ट फिक्स है कि वो उन्होंने लेना ही लेना है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ़ डेज़ वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और जो बाकी पार्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ डेज़ कि कितने दिन वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, मेस में किसी ने कितने दिन के लिए खाना खाया है उस बात पर डिपेंड करता है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज़, अगर कोई ए स्टूडेंट 20 डेज़ के लिए खाना खा रहा है, शी हैज़ टू पे ₹1000, तो उसे 1000 रुपये वहाँ पर डिपॉज़िट करने होते हैं एज हॉस्टल चार्जेस। ये जो 1000 है इसमें क्या है, जो फिक्स्ड है वो भी ऐड किया गया है, और जो जितने दिन उसने खाना खाया है वो भी इसमें ऐड किया गया है, तब दोनों ऐड करके 1000 बने हैं। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज़, अगर कोई 26 डेज़ के लिए खाना खा रहा है, पेज ₹1180, तो वो 1180 रुपये वहाँ पर पे कर रहा है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स्ड चार्ज भी पता करना है और पर डे फूड का कितना कॉस्ट है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है वो हम लेट करके चलेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज़ इक्वल्स टू ₹x। जो फिक्स है वो हम मान लेते हैं कि x रुपये है। लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हर एक दिन के भोजन का जो खर्च है वो कितना है, y रुपये, ये हमने लेट कर लिया। अब जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया था, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज़, अगर कोई 20 डेज़ के लिए खाना खा रहा है, जब 20 डेज़ के लिए खाना खा रहा है तो x जो फिक्स है वो तो देना ही देना है, और जितने दिन खाना खाएंगे उतने दिन के और पैसे एक्स्ट्रा देने हैं। एक दिन में अगर y रुपये देने होते हैं तो 20 डेज़ में कितने देंगे, 20y, और टोटल जब किया जाता है तो वो कितने रुपए वहाँ पे कर रहे हैं, 1000। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज़, अगर कोई 26 डेज़ के लिए खाना खाता है, तो 26 डेज़ के लिए खाना खाने पर क्या करेंगे, एक x रुपये तो उसे देने ही देने हैं जो कि फ़िक्स्ड है, हॉस्टल का जो चार्ज है, और 26 डेज़ के खाने के पैसे देने हैं। एक दिन के y हैं तो 26 डेज़ के हो जाएंगे 26y, और टोटल वो कितना दे रहा है वहाँ पर, 1180 रुपीज़। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी एक मेथड से जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं लास्ट में एक बार बता दूंगी इनके। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। कोई फ्रैक्शन है
वो 1/3 हो जाता है जब न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया जाता है, एंड इट बिकम्स 1/4 और 1/4 हो जाता है फ्रैक्शन व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें पता करना है। फ्रैक्शन के केस में मैंने आपको बताया था कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करने होते हैं। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज़ इक्वल्स टू, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन y बन जाएगा हमारा फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर ये दिए गए फ्रैक्शन के 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में से तो ये फ्रैक्शन हमारा 1/3 बन जाता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x - 1, y को इधर 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, 3x - 3 इज़ इक्वल्स टू y, 3x - y इधर ले आएंगे हम तो ये नेगेटिव हो जाएगा और -3 जो है उधर जाकर 3 बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, 3x - y इज़ इक्वल्स टू 3। देन सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम इसका। सेकेंड पार्ट में कहा गया है इट बिकम्स 1/4, जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास ये जो दिया गया फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है, 1/4 बन जाता है ये फ्रैक्शन व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और 1/4 कब बनता है, जब इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x y + 8, y इधर आकर माइनस हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 8 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे किसी भी एक एल्जेब्राइक मेथड से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश के 40 मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जिसमें हर एक राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स जो है वो लूज़ कर रहा है, मतलब काट लिया गया है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएं यानी कि काट लिए जाएं, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश के 50 मार्क्स आएंगे। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स की बात हो रही है, तो हम राइट और रॉन्ग जो हैं वही हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगर राइट और रॉन्ग को ऐड कर लिया जाता है तो वो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद राइट आंसर, हम मान लेते हैं कि राइट आंसर वाले क्वेश्चन जो हैं वो कितने हैं, x। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस कितने हैं
y। x क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सही दिए गए हैं और y क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं। देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट, तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसके 40 मार्क्स आते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर एक राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले हैं। हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स हैं। अगर एक राइट आंसर के 3 मार्क्स हैं तो x राइट आंसर्स के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3x। लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, अगर एक गलत आंसर के 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो y के लिए कितने हो जाएंगे, 1y। यहाँ हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम सीधा y लिख देते हैं। अब ये मार्क्स जो है लूज़ हो रहे हैं या डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब कट रहे हैं यानी कि माइनस हो रहे हैं, तो गलत आंसर्स वाले मार्क्स माइनस होंगे, तब टोटल मार्क्स बनते हैं 40। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पार्ट दिया गया है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हो, तो एक के लिए 4 मार्क्स हैं, x के लिए हो जाएंगे 4x। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 2। एक के लिए 2 मार्क्स कट रहे हैं तो y के लिए कितने कटेंगे, 2y, और मार्क्स कटने हैं तो माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा 50। इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 कॉमन लेकर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इज़ इक्वल्स टू 50। 2 उधर जाकर 50 को डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 25। ये आ गई है सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को भी हम किसी एक अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट है इसका। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। प्लेस A और प्लेस B एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं, ये कोई प्लेस A है यहाँ पर और ये प्लेस है हमारे पास B। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार ने बी से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एट डिफरेंट स्पीड्स, और दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं, और दोनों की स्पीड जो है वो अलग अलग है। अब क्योंकि स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो हमें दिया गया है कि वो 5 घंटे के बाद मिल रही है, स्पीड हमें कही है दोनों की अलग अलग है, और डिस्टेंस 100 दिया गया है। आगे भी हम इसमें टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर आगे कह रहा है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 आवर में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, 2 कार्स की स्पीड क्या है। अब हमें
दोनों कार की स्पीड जो है वो पता करनी है, तो हम दोनों कार की स्पीड ही लेट करके चलेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार ए, जो ए प्लेस से कार चली है उसकी हम स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार बी, जो बी पॉइंट से चली है, बी प्लेस से जो कार चली है उसकी हम स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। हमें दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, तो वो हम ले लेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी। प्लेस ए और प्लेस बी का डिस्टेंस हमें दिया गया है बीच का 100 किलोमीटर। अब हमारे पास यहाँ फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें हमें कहा गया है कि व्हेन कार ए एंड कार बी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, ये हमें बुक में दिया गया है कि कार ए और कार बी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो ये कैसे बनेगी सिचुएशन, जैसे कि ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है 100 किलोमीटर है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है तो कार बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये आगे कहीं जा रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये कहीं यहाँ सी पॉइंट तक जा रही हैं। फिर कहा गया इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड अलग अलग है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो दोनों एक ही पॉइंट पे जाकर 5 घंटे में मिलती हैं। मतलब ए को सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगे हैं और बी को भी सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगे हैं। इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं डी किलोमीटर। अब क्योंकि हमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम यूज़ करना है, स्पीड हमारे पास दोनों कार्स की है, टाइम हमें दिया गया है कि ये 5 आवर्स में मिलती हैं, यानी कि ए से सी तक 5 आवर्स लगे हैं और बी से सी तक भी 5 आवर्स लगे हैं। डिस्टेंस है नेक्स्ट, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी, कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले 100 और फिर डी, तो 100 प्लस डी। और कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो बी से सी तक गई है, यानी डी किलोमीटर। तो ये सब कुछ जो है हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। कार ए ट्रैवल्स, कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास 100, पहले ए से बी तक गई है 100, फिर बी से सी तक गई है प्लस डी किलोमीटर। डिस्टेंस, कार ए ने ए सी डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 5 आवर्स, 5 घंटे में, विद स्पीड, और इसकी स्पीड कितनी थी इसके दौरान, x किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 5x इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस डी। अब हमें ये डिस्टेंस नहीं कहा गया है निकालने के लिए, हमें सिर्फ क्या पता करना है कि दोनों कार की स्पीड कितनी है। तो x को हमें एलिमिनेट नहीं करना, यहाँ हमें d को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि d की हमें ज़रूरत नहीं है, d हमें आंसर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम d को अलग निकाल लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सेम काम जो है हम वो अब कार b के लिए करेंगे। तो कार बी ट्रैवल्स
कार बी ने कितना ट्रैवल किया है, बी सी, जो कि कितना है, डी किलोमीटर डिस्टेंस। कार बी ने बी सी डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 5 आवर्स। दोनों का टाइम तो सेम है, ए सी तक पहुंचने के लिए 5 आवर्स ले रही है और बी भी सी तक पहुंचने के लिए 5 आवर्स ले रही है विद स्पीड, लेकिन कार बी की जो स्पीड है वो अलग है, वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे अब हम, तो स्पीड y इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल किया d और टाइम लगा है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5y इज़ इक्वल्स टू d, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब जब हमें d को एलिमिनेट करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन लेकर चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से d की वैल्यू 5x माइनस 100 है, d की वैल्यू 5y है। जब दोनों ही d की वैल्यू हैं, एक साइड में d है तो मतलब दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। अगर दो इक्वेशंस की कोई भी एक साइड, जैसे यहाँ पर राइट साइड जो है वो इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी। d के इक्वल है तो 5x माइनस 100 जो है वो इस 5y के इक्वल होगा। फिर से अगर दो इक्वेशंस में लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हो, एक की LHS दूसरे की LHS के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एक की RHS दूसरे की RHS के इक्वल होगी। या फिर जैसे यहाँ पर है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक की RHS दूसरे की RHS के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एक की LHS दूसरे की LHS के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू 100। 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 100 अपॉन 5 करेंगे तो 5 2 जा 10 0। ये हमारे पास एक्स वाई में फर्स्ट इक्वेशन आई है, लेकिन हमारे अब क्वेश्चन में ये थर्ड इक्वेशन चल रही है। लेकिन ये हमारी मेन इक्वेशंस जो हमें एक्स और वाई में चाहिए सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी, जो फर्स्ट सिचुएशन हमें दी गई थी क्वेश्चन की, कि दोनों कार जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। जैसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, जहाँ पर हमें कहा गया है कार ए एंड कार बी ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों कार्स जो हैं वो एक दूसरे की ओर जा रही हैं। अगर एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, ये पॉइंट ए है, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। दोनों कार्स एक दूसरे की ओर जा रही हैं, यानी कि ए कार बी की ओर जा रही है और बी कार ए की ओर आ रही है। तो ये इस ए बी डिस्टेंस के बीच में कहीं पर आकर मिलेंगी। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि ए कार ने 5 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बी ने थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी बी की स्पीड कम है, तो यहाँ पर भी ए ज़्यादा डिस्टेंस सेकेंड सिचुएशन जो है, व्हेन कार ए एंड कार बी ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 100 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पर ए सी तक जा रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 आवर्स में, बी सी तक जा रहा है तो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 आवर्स में, यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम है। तो यहाँ पर भी ए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा
और B जो है वो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं D। तो अब हम इसे ले लेते हैं कि A से D तक का डिस्टेंस लेंगे और B से D तक का डिस्टेंस लेंगे। हम यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे ले लेते हैं कि इसने ये E किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस अगर E है तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 100 में से, पूरे इस 100 में से E को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस E किलोमीटर। पूरा डिस्टेंस उसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 100 माइनस E किलोमीटर। अब जैसे हमने ये सिचुएशन की थी वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। कार ए ट्रैवल कर रही है, कितना ट्रैवल कर रही है, AD कितना है, E किलोमीटर डिस्टेंस, E किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है इन 1 आवर। दोनों कार इस पॉइंट पर 1 घंटे में आकर मिल रही हैं तो टाइम कितना है, 1 आवर विद स्पीड सेम है जो पहले थी कार ए की, वही स्पीड अभी भी है यानी x किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में 1 ही है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E। नेक्स्ट कार B कितना ट्रैवल कर रही है, B से D तक आ रही है। BD डिस्टेंस कितना है, 100 माइनस E किलोमीटर इन 1 आवर विद स्पीड। और कार B की स्पीड कितनी है, y है कार की B की स्पीड तो यहाँ लिख देंगे y किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी, अपॉन में 1 है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ हम 100 को y के पास लाएंगे या E जो है, क्योंकि E यहाँ पॉजिटिव है, E नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, E को यहाँ y के पास ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद हम y को 100 के पास ले जाएंगे तो y 100 के पास जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 माइनस y इज़ इक्वल्स टू E। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किया था कि दोनों इक्वेशन D के इक्वल थी, दोनों इक्वेशंस के RHS में D था तो दोनों के LHS भी इक्वल थे। ऐसे ही यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल हैं, दोनों के RHS में E है तो LHS भी इक्वल ही होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से x इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस y, इधर आकर ये ऐड हो जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो हमारी जो मेन इक्वेशंस हैं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हमारी मेन इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास आई थी x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 20 और 6th इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 100। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे किसी भी एक मेथड से x और y की वैल्यूज़ लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट 5th, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units। एरिया जो है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस मतलब घट जाता है
इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर लेंथ को 5 कम कर दिया जाता है, एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और अगर ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि अगर हम लेंथ को 5 कम कर दें और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज़ कर दें तो एरिया जो है वो 9 कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ वी इंक्रीज़ द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, यूनिट्स यहाँ पर कोई ऐसे मीटर सेंटीमीटर ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, सिर्फ हमें यूनिट दी गई है कि जो भी उसकी यूनिट है उसमें अगर हम 3 लेंथ इंक्रीज़ कर दें और 2 यूनिट ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर दें, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर यूज़ किया गया है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस निकालनी है, डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x यूनिट्स, लेट breadth of rectangle is equals to y units, therefore area of rectangle, area rectangle का होता है length multiply breadth, area का फॉर्मूला होता है length multiply breadth, तो length और breadth को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा xy स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एरिया आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन में कहा गया इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, जो पहले वाली लेंथ है अगर उसमें 5 यूनिट कम कर दिया जाए, एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दिया जाए, घटा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, द एरिया रिड्यूस्ड बाय, तो जो एरिया है पुराने वाला एक्स वाई वो रिड्यूस हो जाता है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई -5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर एक्स वाई यहीं ले आएंगे जहाँ एक्स वाई की टर्म्स हैं, और -15 को हम 9 के पास ले जाएंगे, एक्स वाई प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, -15 है उधर जाकर +15 बन जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड सिचुएशन दी गई है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, द एरिया जो एरिया है इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर भी जो ऐड हो रहे हैं वो बढ़ाने के लिए किए हैं हमने, एक्स से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई +2x +3y +6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई +67, एक्स वाई इधर आ जाएगा, 6 वहाँ चला जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो जो हमने ये 5 पार्ट्स किए हैं फोर्थ क्वेश्चन के, किसी भी एक अलजेब्राइक मेथड से हम किसी भी मेथड से जो हमें इजी लगता है उससे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी मेथड यूज़ करके अलजेब्राइक मेथड जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 जो हमारे पास अलजेब्राइक मेथड हैं उनमें से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके हम
पांचों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट में मैंने ये एलिमिनेशन मेथड लगाया है। एलिमिनेट करके x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल ₹400, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹30 हो जाएगा। देन जो हमारा ये सेकेंड पार्ट था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसमें हमें निकालने थे फ्रैक्शन, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाया है। तो x और y 5 और 12 आ गए हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 और 12 है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/12। ये हमें लास्ट में ज़रूर लिखना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। x y निकाल कर वैल्यूज़ नहीं छोड़ देते हैं, हमें मेंशन करना होता है कि हमने मेन यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है। थर्ड पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है। इसमें भी हमारे पास x y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सही आंसर वाले क्वेश्चंस 15 हैं और गलत आंसर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर 5 हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस निकालना है जो कि x + y है टोटल क्वेश्चंस। तो दोनों को ऐड करेंगे, 20 टोटल क्वेश्चंस थे टेस्ट में, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करना था। यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके जो है वैल्यूज़ निकालनी है। x 60 है, y 40 है, तो कार A की स्पीड 60 km/h है और कार B की स्पीड जो है वो 40 km/h है। फिफ्थ पार्ट, जहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी थी, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है। यूनिट्स लिखा हुआ था तो हमने भी यहाँ पर यूनिट्स लिखा है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इसमें लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो मेथड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।